वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, तो उसके मेन टॉपिक और सब टॉपिक हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए दोनों लिसनर, चैनल को शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, यह इंटरनल मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कमेंट और सुझाव का कल एक सीरीज आप लोगों को दिया गया, ग्रुप में शेयर किया गया, ताकि आप लोग भी जान सके कि हमारा कार्य और जो किया जा रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, लोग कितने महत्वपूर्ण कमेंट कर रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सुझाव से और भी इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। आप जो फील कर रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस के संदर्भ में, तो आप उसे वहां लिख सकते हैं ताकि आप और हमारे साथ जो जुड़ाव है और भी मजबूत हो, बॉन्डिंग मजबूत हो। साथ ही साथ देखिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सा लिंक दिया हुआ था। ऐप का लिंक दिया हुआ है, युक्ति आईएएस ऐप का, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के लिंक दिए हुए हैं। आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के अंडरलाइन पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना होगा। वहीं पर वहाँ पर सेंड किया जाता है सारे जो पीडीएफ है, और जो भी महत्वपूर्ण लिंक है और बहुत से फ़ोटो होते हैं, ऐसे जो पिक्चर होते हैं जो वहाँ पर ग्रुप में शेयर किए, जो परीक्षा उपयोगी है, केवल वहाँ आप लोग परीक्षा उपयोगी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज स्टार्ट किया जा रहा है। फिर से कुछ समय बाध्यता होती है, इसके वजह में फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण क्विज है, जो क्वेश्चनों का सीरीज होता है, उसे टेलीग्राम पर दे दिया जाए। डेली जो सीरीज है वो भी हम लोग देखेंगे, जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए शुरू से अंत तक, एक यूपीएससी और जो पीसीएस एस्पिरेंट है उनको, क्योंकि आज के न्यूज़ में जो 14 पृष्ठ का जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, जो बातें मैंने आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में की नोट्स कैसे बनाए वहाँ पर मैंने बताया था। आज का पेपर आप लोगों को वो चीज़ स्पष्ट करेगा कि कौन सा न्यूज़ आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण 14 पेपर में केवल 3 से 4 ऐसे टॉपिक हैं, न्यूज़ हैं, जो आप लोग के लिए यूपीएससी और पीसीएस के एस्पिरेंट को एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। बाकी कोई न्यूज़ एग्ज़ाम ओरिएंट नहीं है, क्योंकि आपको इसके संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज के पृष्ठ पे पहले पेज पर देखिए, कोई भी आप लोग को अंडरलाइन नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है, जो फर्स्ट पीरियड, जो कि किसी भी पेपर का फर्स्ट पीरियड सबसे महत्वपूर्ण होता है, उस पर महत्वपूर्ण न्यूज़ होते हैं, पर एग्ज़ाम ओरिएंट क्या न्यूज़ है दिया हुआ, आज ये समझने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम ओरिएंट न्यूज़ नहीं है आज आपके फर्स्ट पेपर पर। केवल आपको जो कल न्यूज़ कवर किया गया था भारत चीन संबंध में, तो पूर्वी लद्दाख और गोखरा जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ से संबंधित जो न्यूज़ है, बस उसे कलेक्ट करना है। बस ये आप लोगों के लिए की नोट्स केवल ऐड करने के लिए क्या है, एलएसी में बने ढांचे को पुनः नष्ट करने के लिए दोनों राजी हो गए हैं। और क्या किए हैं, दोनों एक दूसरे के स्थलों का सर्वेक्षण करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या चीन की जो एलएसी सीमा पर है, जो बनाया गया था ढांचा और संरचना निर्माण किया गया था, जैसे बंकर या जो भी रहने के लिए स्थान बनाए गए थे, वो क्या नष्ट किए गए। तो भारत इसका वेरिफिकेशन करेगा। अब भारत क्षेत्र में जो बनाए गए थे बंकर, इस प्रकार के रहने के लिए कुछ आवास, तो उसके चीन की सेना वेरीफाई करेगी और दोनों वेरिफिकेशन के बाद इस क्षेत्र को असैन्यीकरण करेगा। तो ये आप लोगों को कल के न्यूज़ में जो कवर किया गया था
विस्तृत रूप से भारत चीन संबंध में, उसमें केवल अपडेट जोड़ लेना है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया भी था पेपर में कैसे करना, आप लोगों को कॉपी का 2 पार्ट कर लेना है, जो एक पेज ये, एक पेज दूसरा पेज ओपन करके इसमें आपको खांचा बनाना है इस तरह पेपर का 3 पार्ट। जैसे आप इसमें टॉपिक लिख रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है, जीएस पेपर जो मैं ऊपर लिख देता हूँ, जैसे जीएस पेपर 1 में आ रहा है कि तो 2 में 3 में, उसमें करंट इस टाइप होता है, इधर स्टैटिक्स पार्ट के सारे न्यूज़ को कवर करना है। इसके बाद यहाँ मेंस, पीटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ आपको इस रो में भरना और लास्ट में मॉडल आंसर जो आता है उसे भी लिखना है। तो आप लोग इसे ऐसे कीजिएगा, बस की नोट्स ऐड कर लीजिएगा करंट वाले पार्ट में जो कल के न्यूज़ में कवर किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आपके एग्ज़ाम ओरिएंट कोई भी टॉपिक आज पहले पृष्ठ में नहीं है, तो आप लोग एस्पिरेंट जो हैं तैयारी कर रहे हैं उनको इस न्यूज़पेपर को छोड़ना चाहिए। देखिए दूसरे पेज में भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, बाकी चीज़ें एक आम नागरिक के तौर पर आप यह जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हो रही है जो दिन भर पेपर पढ़ते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आज साझा आप लोग के साथ करना चाहता हूँ, कितने लोग इससे राज़ी होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आकाश में उकेरी नेताजी की संघर्ष गाथा, जो कल कर्तव्य पथ जो विमोचन जिसका हुआ है उसके संदर्भ में नए नए जो चीज़ें अमृत वर्षों में लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं जैसा विगत कुछ वर्षों से जब से अध्ययन अध्यापन कर रहा हूँ और वर्तमान तक मैं ये ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज़ादी के संघर्ष में सभी लोगों का योगदान था। अब उसे किसी भी रूप में हम लोग मान सकते हैं, नरमपंथी दल हो या गरमपंथी दल हो या उग्रपंथी दल हो, सभी उग्र जो जिसे उग्रवादी संगठन कहा गया भारतीय लेखकों के द्वारा, जबकि मैं उन्हें इस संदर्भ में नहीं देखता हूं, और भी इसके विवाद प्रश्न उत्पन्न किए जा सकते हैं, पर बस इतना आप लोग जानिए ये सभी लोगों का योगदान था। कृषक और भी बुद्धिजीवी वर्ग, आम जनता, सभी लोगों का योगदान था। पर इतिहास लेखन में केवल उन लोगों का वर्गीकरण किया गया जो नरमपंथी वर्ग से रहे हों या सत्याग्रह के आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जिन्हें अधिक महत्ता के साथ उकेरा गया, और इसमें उन नेताओं को प्रमुखता से उजागर किया गया जिसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एमजी, जवाहरलाल नेहरू, इनका पूरा परिवार जो भी था इनसे रिलेटेड, और भी इनके प्रमुखता जो नेता थे उनके द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पर इनके योगदान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा है कि इनका योगदान नहीं था या कम था या किसी रूप से अभिप्रेरित था। पर हमारा इतिहास पिछले गत वर्षों से जितने वर्ष आप दशक देखे हैं, 7 दशक, उसमें इन्हीं परिवारवाद के संदर्भ में इतिहास आंका गया, तोला गया और उसे पेश किया गया। पर वर्तमान सरकार एक बहुत बेहतर कार्य कर रही है कुछ वर्षों से, जिसमें जो मेन स्ट्रीम जो आपको आंदोलन चल रहा था उसमें के नेता जो थे, मेन स्ट्रीम प्रथम पंक्ति के नेता थे, उसके इतर जो लोग छूट गए हैं उससे अमृत काल का जो उत्सव चल रहा उसमें उनकी प्रासंगिकता को समझा रही है, जिसमें आपको नेताजी का नाम भी आ सकता है। बहुत से नेताओं का नाम है जो हम लोग कभी उनके वास्तविक योगदान को आज तक जाने नहीं है, पढ़े नहीं है, उसको समझे नहीं है। तो भारतीय इतिहास में क्या स्वर्णिम युग रहा है, इसे जानने के लिए अमृत उत्सव में ये जो कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ से आपको मेंस में या इंटरव्यू में प्रश्न जरूर क्रिएट किया जाएगा। आप लोग गेस कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस वर्ष के मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न जरूर किया जाएगा कि अमृत उत्सव काल में जो मेन स्ट्रीम जो आंदोलनकारी है उससे इतर जो छूट गए हैं हमारे मेन स्ट्रीम में आने से,
उनको उजागर करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई, क्या या किस रूप से आप उसे देखते हैं या उनका योगदान कहाँ तक प्रासंगिक है, तो इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं इसी संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें या तो सीरीज जो डी टीवी पर जो हमारा नेशनल टेलीविज़न है उस पर प्रोग्राम आ रहा हो, स्वतंत्रता संग्राम से सीरीज़ जो चल रहा है वो आ रहा हो, या अमृत महोत्सव में आप देखेंगे मैंने बार बार आप लोग को पहले पिक्चर स्लाइड करता था, पहले कुछ महीने पहले तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो आप लोगों को, साथ ही पीआईबी या नीति आयोग भी कभी कभी स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल व्यक्तियों का सीरीज एक शेयर कर रहा है लोगों के साथ, जिसमें जो छूटे रह गए हैं लोग उनकी जीवनी, उनका फ़ोटो, उनके संबंध में आंदोलन के संदर्भ में सीरीज़ 75 सीरीज उसने जारी किया था। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा ताकि सीखने को मिलेगा कि हमारा और ये आंदोलन का जो इतिहास था, स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास था कितना स्वर्णिम था, कितने लोगों ने भागीदार दिया, जिसे हम लोग मेन स्ट्रीम जो आंदोलन करता थे उससे इतर आज तक देखे ही नहीं। बहुत से लोग अभी तक इन्हें नहीं पढ़े होंगे बेहतर तरीके, सुभाष चंद्र बोस को बेहतर तरीके से नहीं पढ़े होंगे। केवल सुभाष चंद्र बोस का योगदान, कांग्रेस के दो बार जो सम्मेलन उसकी अध्यक्षता के तौर पर जानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद सिंगापुर या जापान में जो घटनाक्रम इनके संदर्भ में हुआ था उनके क्रम में जानते हैं। उसके साथ ही साथ विद्रोह जो दिल्ली चलो का जो नारा आया था उसके संदर्भ में जाते। उसके अतिरिक्त भी बहुत सा काम इनके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी था। विचारों से कितने उन्नत थे इनको जानने का योगदान हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़े हैं, तो बहुत ज़रूरी है इन्हें जानना पहचानना। ऐसे बहुत से नेता हैं, उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये आप लोगों को सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए एक एस्पिरेंट के तौर पर, ताकि आप लोग की समझ विकसित हो और बेहतर तरीके से आप लोग कर सकें। देखिए एक न्यूज़ यहाँ है, आप लोग को आज ये न्यूज़ ज़रूर कवर करनी चाहिए। पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट तीनों स्तर पर, और यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पीटी में हो, मेंस में या इंटरव्यू में, यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे। इसे वीवीआई श्रेणी में आप लोग रखिए इस टॉपिक को। और ये आप लोगों को यूपीएससी के जो जीएस पेपर 2 है उसके सरकारी नीतियाँ और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको यह न्यूज़ कवर करता है। देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास ज़रूरी है। इसके लिए कल राष्ट्रपति जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके देश ने 2025 तक टीबी यानी क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए लोगों के युद्ध स्तर सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान या 9-6 मित्र की पहल की शुरुआत की है। तो आपको यह पीटी में पहले तो पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड और भी पार्ट है जो उससे रिलेटेड पूछ सकता है, या टीबी मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आपको इस पर न्यूज़ ज़रूर कवर करना चाहिए। कुछ डाटा यहाँ दिया गया है जिसमें आपको मैं आगे चर्चा करूँगा। जैसे सभी संक्रमण बीमारियों में टीबी के चलते सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। कोविड को अगर अकेला छोड़ दिया जाए उसके बाद की स्थिति, कोविड क्योंकि अचानक आई हुई महामारी थी और जिसमें ये जो रेगुलर महामारी चल रही उसकी बात हो रही, सबसे ज़्यादा उसमें मृत्यु टीबी से ही होती है, क्योंकि भारत दुनिया में लगभग 20% के आसपास इसकी आबादी है, विश्व की कुल आबादी। उसमें से केवल दुनिया का जो टीबी है, टीबी जो संक्रमण पूरे विश्व में है उसका 25% या 1/3 जो है आपको 2/3 आपको यहीं पर मिल जाता है लगभग। इसके संदर्भ में समझने को ज़रूरत है कि 25% आबादी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको नी6 पोर्टल में कहा कुल देखिए कुल 13.5 लाख टीबी मरीज पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 8.9 लाख लोग गोद लेने की सहमति दर्ज की गई है, सहमति दी गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण डाटा है, आप लोग इसका यूज़ कीजिएगा। अब हम लोग इसके मेन पार्ट पर चर्चा करेंगे और जो एग्ज़ाम ओरिएंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो पीटी से संदर्भित आप लोगों को चीज़ें पूछ सकता है, टीबी क्या होता है या तपेदिक क्या होता है या ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, तो आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया या माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों में सबसे अधिक प्रभावित करता है या फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न
पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है। टीबी एक संक्रामक रोग है। यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने और थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह के छूने से फैलता है। तो यह संक्रमित बीमारी है। जैसे कि कोरोना था उसी प्रकार यह भी संक्रमित, या तो इसका छींकने खांसी होता है, उसमें खांसा जाता है तो उसके हवा में जो बैक्टीरिया जाते हैं उसके संदर्भ में उसके आसपास जो लोग होंगे वो भी प्रभावित हो सकते हैं छींकने थूकने इत्यादि से। नेक्स्ट है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन का कम होना और बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं, जो आम संक्रमण वाले बीमारियों में भी यह पाई जाती है। नेक्स्ट है, आपको जब यह 6 आपको टीबी के बारे में चर्चा की जाएगी, तपेदिक के बारे में बात की जाएगी, तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे अर्थात वर्ल्ड टीबी दिवस या वर्ल्ड तपेदिक दिवस के रूप कब मनाया जाता है यह भी पूछा जाएगा। तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, तपेदिक दिवस या ट्यूबरकुलोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2035, याद रखिएगा 35। टीबी से होने वाले मौतों में 95% तक घटा दिया जाए और टीबी के मामलों को 90% तक कम कर दिया जाए। यह लक्ष्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा वर्ष 2035 तक। नोट यहाँ याद रखिएगा कि वर्ष 2021 में बेसिल क्लेमेट गुरियन BCG जिसे कहा जाता है वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया, क्योंकि इसका शताब्दी वर्ष हुआ था इस टीके के लिए, BCG टीके के लिए, और जो वर्तमान में टीबी की रोकथाम हेतु उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है, ये भी याद रखिएगा। यह 2021 में इसके लिए मनाया गया था आपको शताब्दी वर्ष, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। बेसिल क्लेमेट गुरियन BCG जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में वैक्सीन, इसका शताब्दी वर्ष 2021 था। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड जो न्यूज़ होता है उससे भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वो UPSC हो या PCS हो, वहाँ PT के संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है, जिसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अब जब टीबी की बात चल रही है अर्थात तपेदिक की बात चल रही है, तो इंडिया टीबी तपेदिक रिपोर्ट 2022 भी चर्चा में आ जाएगा और आपसे यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, कि हाल ही में मान लीजिए आपका इंटरव्यू इस वर्ष हो रहा है या, तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि हाल में ही एक रिपोर्ट आया है जिस पर भारत सरकार के संदर्भ में कुछ बातें की गई है, तो उसके संदर्भ में आप क्या जानते हैं, तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो आप लोग इसे ज़रूर रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है आप लोग जानते हैं, मनसुख मांडविया जी हैं। उनके हाल ही में इंडिया रिपोर्ट, ये लगभग मार्च में शायद आया था, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है मार्च ही में आया, मार्च 2022 के आसपास। तो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार भारत में गत वर्ष की तुलना में 2021 में तपेदिक या टीबी के मामले 19% की तेज वृद्धि हुई है। देखिए कितना मामला संदिग्ध है। यह कारण यह भी हो सकता है कि कोरोना के लड़ाई में लोग सब व्यस्त है, तो इससे संदर्भित जो चीज़ें होनी थी वो सही तरीके से प्रशासनिक और जो स्वास्थ्य के संदर्भ में जो कार्य और गतिविधि होनी चाहिए वो उसमें कमी रही होगी। ये कारण हो सकता है जिसके कारण यह वृद्धि देखने को मिली है, पर उससे तुलना में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं और भी कम था। तो कोरोना ने इसे बहुत प्रभावित किया इस कार्यक्रम को, तो ये भी हम लोग एक कारक मान सकते हैं, पर आंकड़ा है तो उसे ज़रूर याद रखिएगा, प्रश्न में क्रिएट किया जा सकता है। वर्ष 2021 के दौरान अधिसूचित टीबी रोगी कुल संख्या लगभग 19 लाख थी, जो कि 2020 में 16 लाख थी। तो कोरोना के काल में देखिए हो सकता है ये भी कारण रहा जो इम्यूनिटी की कमी हो, जिसके कारण टीबी की संख्या में वृद्धि हुई, यह भी एक कारक हो सकता है। यह भी ध्यान रखने वाली जो संख्या इतनी बढ़ी है 3 लाख के आसपास जो संख्या बढ़ी, कारक ये भी हो सकता है। भारत ने वर्ष 2019 और 20 के बीच टीबी की मृत्यु दर 11% की वृद्धि हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं कोरोना काल का जिक्र कर रहा हूँ उसका प्रमुख कारण हो सकता है, पर उसके पहले के जो रिपोर्ट थे सकारात्मक दृष्टि से नियोजन की जो स्थितियाँ थी वो कंट्रोल में थी, जो
लक्ष्य था भारत का वो प्राप्त करने की स्थिति में है। तो देखिए अब इसके साथ ही जब इंडिया रिपोर्ट टीवी के बात हुआ तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2021 की भी चर्चा हुई। हालांकि 22 अभी नहीं आई है, आएगी तो उस पर भी हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2021 भी आप लोगों के लिए चर्चा में रहेगा। तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2021 क्या है के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में टीवी के 24 लाख मामलों की तुलना में आपको 2020 में 18 लाख मामले दर्ज किए गए थे। देखिए पहले 24 लाख था, 20 में आपको 18 लाख मामले हुए, तो कमी यहाँ दर्ज की गई थी इस रिपोर्ट में। पर 2021 के आंकड़े में क्या था जो भारत का है तो उसमें वृद्धि, इसलिए कोरोना का मैं जिक्र किया था कि पहले आंकड़े कम थे पर आपको यह 20 के बाद 21 वाले दशक में यह आंकड़ा फिर बढ़ गया। 19 आंकड़ा जो बताया जा रहा, वर्ल्ड ने 18 यह आंकड़ा वेरिफिकेशन किया है। तो ये चीज़ें अंतर होती है, तो आप लोग इसे नहीं मानिए, अप्रॉक्स मान के चलिए 18-19 तो ज़रूर हुए होंगे या इससे भी अधिक होते हैं, पर एक स्टैंडर्ड जो आंकड़ा यही अभी है। लगभग 25.9 लाख टीबी मामलों में भारत इस रोग में वैश्विक बोझ का 1/4 वहन करता है, अर्थात 25% आपका वहन करता है, 1/4 वहन करता है। तो आपको यह भी ध्यान रखने की बात है कि लगभग 25.9 लाख टीबी के मामले यहाँ देखने को मिलते हैं। भारत में टीबी केस मृत्यु दर, केस फैटलिटी रेट जो है वो CFR क्या है आपको 2019 में 17% से बढ़कर 2020 में आपको 20% है। तो मृत्यु दर में इसकी वृद्धि हुई है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, क्या ऐसे कारण है कि सरकार द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं, टीवी के डॉट्स योजनाओं को चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आंकड़े कुछ और भी दर्शाते हैं जिसमें मृत्यु दर जो बढ़ोतरी हुई है वो आपको स्पष्ट करने से संबंधित प्रश्न किया जा सकता है। नोट याद रखिएगा यहाँ पर, भारत 2016 से लेकर 2025 तक वैश्विक लक्ष्य 2030 तक के 5 वर्ष पूर्व आपको टीबी उन्मूलन के मिशन रोड मैप के तहत कार्य कर रहा है। देखिए पहले 5 वर्ष वहाँ 35 वहाँ भी था, 30 वर्ष फिर लाया गया और यहाँ भी भारत में इसी तरह अंतर किया गया था, 5 वर्ष के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इस रोग से निपटने के लिए बजट में 4 गुना वृद्धि और रोगी केंद्रित राष्ट्रीय रणनीति योजना है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ टीबी एलिमिनेशन जो है, वहाँ पर भारत सरकार ने पहले लक्ष्य के पहुँच की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। तो जो बजटीय आवंटन उसमें 4 गुना की वृद्धि की गई है और साथ में जो कार्य किए जा रहे हैं। अब हो गया ये सब आंकड़े आप लोग देख लिए होंगे, वैश्विक स्तर पर आंकड़े क्या है, भारत के स्तर पर आंकड़े क्या है। अब इसमें भारतीय सरकार प्रयास क्या कर रही है वो भी जान लीजिए, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें और मेंस में आप लोग उसके अनुसार आंसर लिख सकें। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम, नेशनल टीबी प्रोग्राम जो NTP कहा जाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में, की शुरुआत 1962 में BCG टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला टीबी मॉडल केंद्र के रूप में की गई थी। तो 1962 से ये योजनाएं प्रारंभ है और यह किस BCG टीका, अर्थात बच्चे को सुनते होंगे लोग BCG का टीका लगाना है, वो टीबी के लिए ही लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वैक्सीन जो लगता है, वैक्सीन जो दिया जाता है BCG का बच्चों को, तो वो टीबी के लिए ही होता है। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है और वो 7 इंद्रधनुष कार्यक्रम में शामिल है यह BCG टीका भी। तो आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ से कोऑर्डिनेट हो सकता है, किस संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। वर्ष 1978 में BCG टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। जो टीकाकरण 2.0 का नाम सुने हैं या इंद्रधनुष 2.0 के नाम सुने हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1978 के बाद 2022 के 21 में जो इंद्रधनुष 2 का प्रोग्राम चलाया गया उसमें भी BCG टीका शामिल है। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम या रिजर्व नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम अर्थात RNTP-CP इसे कहा गया था, रिजर्व नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नहीं सॉरी, रिवाइज्ड है यहाँ, सॉरी मैं भी रिजर्व कर रहा हूँ, मैं भी वही सोचूं क्या हो गया ये रिवाइज्ड करना था, संशोधित करना था। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम रिवाइज्ड जो करना है, संशोधित करना, उसके लिए पहले राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चलाए गए थे
उसको 1993 में संशोधित करके पुनः नया प्रोग्राम डेवलप किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को लाया गया और ताकि आगे काम किया जा सके। वर्ष 1997 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी या क्षय रोग जो जिसे कहा जाता है के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति, एक डॉट्स पद्धति है, उसे लाया गया और एक चरणबद्ध तरीके से लोगों को गोली खिलाया जा रहा है ताकि उससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। और यह बहुत ही बेहतर कारगर रहा था, यह कारगर है टीबी के संदर्भित इलाज में। वर्ष 2025 तक पूरे देश में यह कवर करना इस पद्धति को। और नोट यहाँ याद रखिएगा, डॉट का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेस जो दिया जाता है, यह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म थेरेपी पर चलता है। आप इसका गोली जब देखिएगा तो ऐसे होगा, गोली उसको ऐसे खिलाया जाता है गोली, या तो ऐसे वाला सिस्टम होगा, पहले कुछ एक छोटी गोली होगा, 2-3 छोटी गोली, उसका एक बड़ी गोली होती है। इसी तरह कलर भी उसका चेंज रहता है ताकि एक निश्चित अंतराल पर इसके जो डॉट्स वाले जो है वो दिया जा सके। तो इस प्रकार के गोली का यह शेप होता है। और आपको टीबी वाले पेशेंट, इसका आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा डॉट्स को, तो इस प्रकार के गोली नज़र आएगी जो कलर विभिन्न कलरों में हो सकती है या छोटे या बड़े गोली के संदर्भ में भी होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इस विधि को विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्तर पर टीबी के नियंत्रण के लिए अपनाया गया। डॉट्स जो भारत कार्यक्रम लाया था, उसे जो दवा दी जा रही थी उसे विश्व स्तर पर अपनाया गया WHO के। तो भारत का विश्व में योगदान टीबी में क्या रहा, इससे आप समझ सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण योगदान भारत का है। इसके अंतर्गत रोगी के एक दिन छोड़कर हफ्ते में 3 दिन डॉट्स कार्यकर्ता द्वारा दवाई का सेवन कराया जाता है। इस गोली को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कार्यकर्ता द्वारा ही कराया जाता है जा के घरों में। जैसे पोलियो अभियान चलाया गया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे अपने आसपास। 2005 से पहले स्थितियां बहुत बदतर थी पोलियो के संदर्भ में, स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं थी। पर 2005 के बाद जो कार्य किया गया सरकार के द्वारा, कार्यकर्ता जो NGO के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा, वो सराहनीय और हम आज पोलियो मुक्त देश हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं टीबी मुक्त देश होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम पोलियो जैसे बृहद संख्या में जो पोलियो समस्या था उसको समाप्त कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ष 2006 से 11 तक संशोधित राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम जो था, दूसरे चरण की गुणवत्ता और सेवाओं के पहुंच सुधार करना, देश में टीबी सभी मामलों का पता लगाने उन्हें उपचारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था आपको 2006 से 11 के बीच में। 2019 में क्या हुआ, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान 2019 में चलाया गया था। हाल ही में यह हुआ है, तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें अपडेट रहनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ सकता है। जो टीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम था, तो यह पीसीएस में यह प्रश्न जरूर पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रश्न कैसे उभरते हैं। फिर आपको RNTCP जो है, रिवाइज जो नेशनल टीबी इनोवेशन प्रोग्राम है, उसके 1997 में जो शुरू किया गया था, विश्व बैंक और अन्य विकास जो भागीदारों के समर्थन से चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तारित किया गया था द्वारा, जो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा वर्ष 2025 तक भारत टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्षय रोग दिवस 2017-25 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी की है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है मेंस में क्वेश्चन या इंटरव्यू में, जो क्षय रोग नीति है 2017 से 25 वो क्या है, आपको यह प्रश्न किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसके तहत 4 रणनीतिक स्तंभ तय किए गए, जिसमें पता लगाना, उपचार करना, रोकथाम करना एवं निर्माण करना, यह 4 आपको रणनीतिक स्तंभ है। तो आपको यह बताना है कि इसके तहत 4 आपको रणनीति बनाई गई, जिसमें आपको क्या करना था। पहला था आपको पता लगाना है कि कौन सा मरीज़ है, कहाँ पर है। दूसरा, उसके लिए उपचार पद्धति को विकसित करना। तीसरा, रोकथाम के लिए जो डॉट्स कार्य किए जा रहे हैं, डॉट्स योजना की जा रही है, दवाई दी जा रही है, उसके लिए वो चीज़ें करनी और उसके लिए बिल्ड करना, निर्माण करना स्थितियों को कि किस रूप से वो इससे मुक्ति पाएगा या संसाधन को उसको उपलब्ध कराना। तो यही प्रोग्राम था राष्ट्रीय रणनीति योजना के तहत। इसके अलावा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो अब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जाना जाने लगा, और यह
अब इसी संदर्भ में लोग जानते हैं इसे, और इसी के संदर्भ में कार्य और गति की जा रही है। इसके संदर्भ में वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO द्वारा वर्ष 2030 तक विश्व टीबी क्षय मुक्त तपेदिक का लक्ष्य रखा गया, परंतु वर्तमान में भारत सरकार ने 2025 तक ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया। 5 वर्ष पहले ही लक्ष्य रखा, हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में टीबी उपचार के लिए 4 लाख अधिक से डॉट सेंटर है, देश भर में हर गांव में उपचार कर रहे हैं। तो आपको यह आंकड़ा याद रखना चाहिए। हमारे भारत देश में जो है आपको कितने 4.4 लाख से अधिक आपको यहाँ पर डॉट सेंटर है, जहाँ डॉट्स की दवाई दी जाती है, क्षय रोग की दवाई दी जाती है। निश्चय पोषण योजना भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि माध्यम से टीबी रोगियों और उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो निश्चय पोषण योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो टीबी के जो प्रभावित लोग हैं उससे संबंधित है, जहाँ पर आपको उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अब याद रखिएगा नोट, सारे कार्य गतिविधि आपने देख लिया। टीबी से संबंधित क्या है, टीबी क्या है, टीबी के लिए सरकार की नीतियाँ क्या है, वैश्विक रिपोर्ट क्या है, भारतीय रिपोर्ट क्या है। अगर उसकी बात की जाए, निचोड़ की बात की जाए, की नोट्स की बात की जाए, तो आपसे यह प्रश्न पूछेगा कोई इंटरव्यू बोर्ड में कि आप क्या देखते हैं, क्या ऐसी कमी है, या क्या आप टीबी उन्मूलन के संदर्भ में कौन सी ऐसी रणनीति अपनाना चाहते हैं जिसके आधार पर सरकार को चलकर इस समस्या से निजात पाने में हर संभव प्रयास किया जा सकता है। तो वो आपको क्या कहना है, 3 टेस्ट थ्योरी आप अपना सकते हैं। 3T टेस्ट थ्योरी जो होता है उसे अपना सकते हैं, जिसे हमने कोरोना काल में भी अपनाया था, जिससे कोरोना पर हम लोग जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिसे कंट्रोल किए हैं। वैश्विक पहल ने, वैश्विक जन मंच पर भारत के इसकी तारीफ बहुत हुई है। देखिए हर चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है, पर जो चीज़ें तारीफ लायक है उसे पहले उसे उजागर करनी चाहिए। और विश्व के हर मंच पर भारत के कोरोना नीति के संदर्भ में जो पहल की गई थी, जो उपचार किए गए थे, भारतीय प्रवासियों को भारत लाया गया था, सभी स्तरों पर उसके वैश्विक मंच पर इसकी प्रशंसा की गई है। तो जब कोरोना जैसे महामारी में हम बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं, बेहतर नियोजन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम उसे संगठित रूप से कार्य उसमें कर सकते हैं, जो विश्व में बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य क्षेत्र में रखते हैं वो नहीं कर पाए, तो हम टीबी के क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल है। तो ज़रूर किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या टेक्निक अपना सकते हैं हम लोग? 3T टेक्निक अपना सकते हैं, जिसमें ट्रीट होता है, एक पहला टी का अर्थ, दूसरे टी का होता है ट्रैक होता है, और तीसरे का अर्थ होता है टेस्ट होता है, जो आपको कोरोना में अपनाया गया था। ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, कि लोग पेशेंटों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। उनके मनोदशा को समझना है और उसके अनुसार नियम और कानून को संयोजित करना है। टेस्ट करना, रेगुलर टेस्ट होना चाहिए और व्यापक स्तर पर टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद उसे लगातार ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर हम उसके ट्रैक करते रहें, अगर हम उसको अपने नज़र में रखें और उससे संबंधित जो गतिविधि करें, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को अंजाम दें, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला वो इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टीबी से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड या तपेदिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको मन में आ रहे होंगे, सारे टॉपिकों को यहाँ कवर कर दिया गया है। और यूपीएससी और पीसीएस में अगर इससे प्रश्न क्रिएट किए जाते तो सभी टॉपिक से कवर हो जाएंगे। अतिरिक्त कुछ अपडेट होगा तो हम लोग जल्द से जल्द इस पर फिर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट वर्ल्ड WHO का रिपोर्ट 2022 जरूर आएगा, तो उसको तब तक हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इसे हम लोग रेस्ट में रखते हैं। देखिए दूसरा न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी आप लोग को याद रखना चाहिए। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आप लोग को पूछ सकता है कि कंजर्वेशन के टॉपिक, वन्य जीव संरक्षण योजनाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में जो जैव विविधता के संस्थाएं हैं, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित संस्थाएं, उसके टॉपिक में आपको इस न्यूज़ को कवर करेगा। देखिए हाल ही में भारत चीता मंगवा रहा है विदेश से, इस पर पहले भी एक बार न्यूज़ कवर किया गया है फरवरी के माह में, तो आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। तो इससे संबंधित कुछ बातें की गई है जहां हम लोग आज चर्चा करेंगे। भारत, अगर वो चीता आ जा रहा है 15 सितंबर में, इसी माह आएगा, तो भारत
दुनिया का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहां बिग कैट प्रजाति के बड़े वन्य जीव पाए जाएंगे, जिसमें चीता, शेर, बाघ और तेंदुआ चारों जो श्रेणी है, बिग कैट श्रेणी का चारों जो वर्ग हैं, वो चारों श्रेणी के लोग वन्य जीव में पाए जाएंगे भारत में। अब वो होंगे तो विश्व में पहला ऐसा देश होगा जो चारों श्रेणी के इसके बिग कैट के चारों श्रेणियाँ भारत में होंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे 70 साल में पहले देश में विलुप्त हो चुके थे। 1952 के आसपास पर लास्ट चीता को देखा गया था भारत के छत्तीसगढ़ जो अभयारण्य, छत्तीसगढ़ के जंगलों में। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अपडेट करना है। साथ ही साथ 17 देशों में चीता पाया जाता है, जिसमें कुल आबादी लगभग 7000 के आसपास है। अफ्रीका जैसे देशों में सबसे अधिक है, जिसमें ईरान, नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, सेंट्रल अफ्रीकन ऑफ रिपब्लिक, माली, केन्या, अल्जीरिया और अंगोला आदि देशों में यह अधिकता से पाया जाता है। भारत में नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। जो वर्तमान में आएगा वो नमीबिया से ही आ रहा है, यह सितंबर में ही आने वाला है, जिसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार उसे देखिए 17 सितंबर को आएगा और प्रधानमंत्री ही इनका के सामने इसे देखिए कूना पालमपुर अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ छोड़ा जाएगा और उससे संबंधित चीज़ें पर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, क्या चीज़ें हैं नहीं हैं। और देखिए भारत में पहले 1952 के दशक में पहले चीतों की मौजूदगी प्रमाण मिले हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा राज्यों में भी चीते पाए जाते हैं। और दस्तावेजों के मुताबिक देश के अंतिम बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चीतों का देखा गया था। तो याद रखिएगा 52 तक यह चीज़ें थी विभिन्न राज्यों पर, अंतिम बार 1948 में देखा गया था। इससे रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब भी वन्य जीव की बात होगी तो प्रश्न आपको पीटी में रहेगा, मेंस में जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव से संबंधित जब भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो जरूर इससे संबंधित हैं, जैसे CIT सीट है, उसे भारत में ही लिस्टेड है, उससे संबंधित आपको प्रश्न किए जा सकते हैं। सिटी की चर्चा करती है, तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। अब इसके संदर्भ में जो मेन पार्ट है, सब पार्ट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को इससे रिलेटेड टॉपिक जो है कवर हो जाए। अब चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति लगभग 5 बिलियन से अधिक वर्षों में मियोसीन युग है उसमें देखा गया था। तो याद रखिएगा 5 वर्ष पूर्व मिलियन वर्ष अधिक जो मियोसीन युग था उसमें चीते की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। चीता दुनिया का या विश्व का सबसे तेज भूमिगत भूमि स्तनपायी जीव है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की मदद से मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना चीतों के पुनः स्थानांतरण अर्थात वहाँ से मंगाने के लिए और यहाँ पर उनके वास्तविक वातावरण में लाने के लिए यह कार्य गतिविधि कर रही है, जिसे नमीबिया से हाल में आएगा। IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IUCN कहते। इस जब भी यह चर्चा में आएगा समझिएगा इससे प्रश्न और UPSC में यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पीटी में होते हैं, हर वर्ष पीटी में यहाँ से प्रश्न होंगे इस टॉपिक से ही। तो आप कितना इम्पोर्टेंट है समझ सकते हैं। तो इस लिस्ट जब भी जारी होगा आप उसे ज़रूर देखिएगा, हम हालांकि चर्चा ज़रूर करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। तो चीता जो है इस लिस्ट में अफ्रीकी जो चीता है सुभेद श्रेणी में या वर्नरेबल श्रेणी में है, यह श्रेणी जारी करता उसमें ये लिस्ट डाटा में अफ्रीकी जो चीता है सुभेद श्रेणी में है। एशियाई चीता जो अति संकटग्रस्त जो देख ही रहे होंगे 48 के बाद पहले चीता भारत में देखने को मिला था, तो कितनी खतरनाक स्थिति है इनके संरक्षण में। तो यह क्रिटिकल इंजर्ड श्रेणी में आता है IUCN के रेड लिस्ट डाटा में। नेक्स्ट है सिटी की सूची आती है जो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना फ्लोरा जो सिटीज़ जिसे सूची कहा जाता है, उसमें अफ्रीकी चीता को सूची 1 परिशिष्ट में रखा गया, एशियाई चीता को सूची 1 परिशिष्ट, दोनों को सूची 1 में रखा गया, सूची परिशिष्ट के 1 में, जो क्रिटिकल इंजर्ड के श्रेणी में भी आता है। अब यहाँ पर कूनो
पालमपुर वन जीव अभयारण्य की चर्चा आई है, तो वो क्या है उसे भी आप लोग देख लीजिए। यह सोमपुर और मुरैना जिलों मध्य प्रदेश वन जीव अभयारण्य के रूप में 1981 में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसे पालमपुर कूनो वन जीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और मध्य प्रदेश का वर्तमान तक एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का भी दर्जा इसे प्राप्त है। यह खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्र भी है। तो याद रखिएगा, यहाँ से पीटी में प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा गया है, तो आप लोग को जरूर याद होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही नोट याद रखिएगा, यदि एक भी चीता यहाँ लाया जाता है कूना वन जीव अभयारण्य में, तो कूनो पालपुर अभयारण्य में, तो विश्व का एकमात्र वन जीव अभयारण्य बन जाएगा जिसमें 4 प्रमुख बिल्ली प्रजातियाँ शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ की मौजूदगी दर्ज होगी। तो याद रखिएगा, भारत तो होगा ही साथ यह वन जीव भी आपको विश्व का एकमात्र वन जीव अभयारण्य होगा जिसमें बिल्ली बिग कैट श्रेणी की सभी प्रजातियां यहाँ पर होंगी। तो आपको पीटी में यहाँ तो यूपीएससी में पीटी में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, पीसीएस में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग याद रखिए, जब भी प्रथम ऐसा होता है या विश्व में ऐसा कुछ घटना घटता है भारत के संदर्भ में, तो वो प्रश्नों में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग सब चीज़ को एब्जॉर्ब कीजिएगा। क्वेश्चन पहले ही आप लोग गेस कर सकते हैं कि प्रश्न जरूर होना चाहिए। साथ ही याद रखिएगा, कूनो वन जीव अभयारण्य का अतिरिक्त भारत में चीतों के प्रजनन और संरक्षण के लिए अनुशंसित अन्य स्थल कौन है। अगर कूनो का चयन नहीं होता तो कहाँ और भी किया जा सकता था, यह भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है, इंटरव्यू में किया जा सकता है। इतनी महत्ता क्यों है चीतों की जो भारत लाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कूनो में नहीं किया जा सकता तो अन्य कहाँ विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं भारत को कि वहाँ पर इसे पुनः संगठित किया जा सके, उन्हें लाया जा सके, स्थानांतरण किया जा सके। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के नौरा देवी वन जीव अभयारण्य में आपको यहाँ लाया जा सकता है। गांधी सागर वन जीव अभयारण्य जो है भैंसोड़गढ़ वन जीव अभयारण्य परिसर मध्य प्रदेश में, और एक राजस्थान में है जैसलमेर राजस्थान सागर मुकंदरा टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ भी इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता था। तो इसे याद रखिएगा, आपको पीटी में प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की भी चर्चा आपको इम्पोर्टेंट है। इसी के टाइप श्रेणी में इस योजना को चलाया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, एक्ट के तहत इसे बनाया गया है, वैधानिक निकाय है। और 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों से की गई थी इस प्राधिकरण की गठन। और एनसीटी को सौंपे गए अधिकारों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए 2006 में संशोधित वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के समक्ष इसका गठन किया गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड सब पार्ट है इसका, तो आपको प्रश्न किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो सब पार्ट है, मेन पार्ट जो कवर होता है उसे हमने कवर कर लिया। सारे आप लोग के डॉट्स क्लियर होंगे और भी अतिरिक्त जो अपडेट होगा उसे समय के साथ हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, तब तक चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट एकदम नहीं रुकना चाहिए, और आप लोग जरूर करते रहिए। देखिए आज की न्यूज़ में कितना कम न्यूज़ है, जहाँ कहीं भी आप लोगों को न्यूज़ नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ न्यूज़ है जो आगे प्रासंगिक होंगे, जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में मोदी जन जन तक पहुँचाया जाएगा, मोदी ने जन जन तक पहुँचाया, तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, इस पर पहले भी चर्चा किया जा चुका, आने वाले समय में भी होगा। तो ये सब चीज़ें जब होगी तो हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए एक्टोरियल आया है, इस एक्टोरियल को जरूर पढ़िएगा। एक तो आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, उस पर एक आप लोग को पहले भी न्यूज़ कवर किया गया अगस्त माह के दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में। तो आप लोग को लिस्ट जो दिया जाता है उस लिस्ट में देख लीजिएगा, आत्महत्या से संबंधित सारी चीज़ों को कवर किया गया। आत्महत्या क्या है, आत्महत्या संबंधित मामले ऐसे क्यों आते हैं, आत्महत्या के संबंध में राष्ट्रीय रिपोर्ट क्या है, वैश्विक रिपोर्ट क्या है, सरकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं,
संवैधानिक अधिकार क्या है, न्यायालय इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिया है, और सभी पहलुओं पर चर्चा किया जा चुका है। तो आप लिस्ट को जाइए, टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट दिया हुआ है, या आप सितंबर माह के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सारा वीडियो अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको नीचे एक न्यूज़ कवर करना, उसके बाद आज का न्यूज़ ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, आतंकवाद की समाप्ति का बाधक बनता चीन, इसके संदर्भ में आपको यूपीएससी का जो पेपर 3 है, जीएस पेपर 3, उसके आतंकवाद और संगठित अपराध के टॉपिक से रिलेटेड है, और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे रूप से कार्य कर रही है इसके संदर्भ में, उस टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है, यह आर्टिकल आज कवर करता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह न्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यह जीएस पेपर 3 के लिए भी कवर होता है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें बताई गई है कि फ्रांस ने हाल में कैसे राजनीतिक साझेदारी बताई है, कर्तव्य अपना निभाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी को प्रतिबंधित लगाने के लिए भारत के प्रस्ताव का प्रयोजक बनने का निर्णय लिया है। पर वहीं आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद, जो पाकिस्तान स्थित है संगठन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पारित हो जाती है तो मोहिउद्दीन औरंगजेब, आलमगीर और सर अली कासिब को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। तो इसके संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट हो सकेगी। और जो देखिए, पठानकोट और पुलवामा जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके मास्टरमाइंड इन दोनों को माना जाता है, और गृह मंत्रालय असंवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम के तहत इसे आतंकवादी घोषित करने के लिए किया भी है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे प्रतिबंधित करने के लिए भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर सुरक्षा परिषद उसमें प्रस्ताव लाया था, जिसमें फ्रांस भी पहले अभी सपोर्ट करा, पहले भी हुआ, एक बार मतदान हो चुका है, जिसमें चीन ने कुछ समय का वक्त मांगा था। तो देखिए, कुछ मामले हैं जो चीन को प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, चीन के रवैये पर वैश्विक नेता के रूप में उभरने के जो दिशा है, उनकी दृष्टि है, उसके संदर्भ में कि आप अन्य मामलों में वीटो करते हैं तो सही है, कुछ कुछ उसके हित हो सकते हैं, पर आतंकवाद ऐसा विषय है जिस पर हमेशा हर राष्ट्र इसके समर्थ में नेगेटिव व्यू रखता होगा, जैसा मेरा समझना है, जैसे अन्य राष्ट्र भी समझते हैं। आतंक किसी भी लाभ के हित की पूर्ति नहीं करता है, केवल उन्हीं के लाभ की हित की पूर्ति करता है जो इस प्रकार की गतिविधियों में अपना मोटो समझते हैं। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में समझ सकता, और भी देश से आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते हैं। अफगानिस्तान में कुछ ऐसे संगठन हैं, ईरान में भी कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, सीरिया में भी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इन सभी प्रश्नों पर भी कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य समर्थन कर रहा है तो उसकी वैश्विक रणनीति कैसी होगी, या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके प्रति कैसी होगी। जो आतंकवादी घटनाएं में जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और जैसी स्थिति उत्पन्न होती है उसके बाद उसको भी अगर विश्व का स्थायी जो सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य समर्थन कर रहा है तो उसकी वैश्विक नेतृत्व पर प्रश्न अब विश्व जरूर उठाएगा। तो यही लेख यह स्पष्ट कर रहा है, अगर चीन ने अपनी इस नीति का परिवर्तन नहीं किया तो वो आज न कल आने वाले कुछ दशकों में वैश्विक पटल पर ही उसके लिए प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में। तो आपको यह चीज़ें देखनी चाहिए, आपको आर्टिकल ये समझनी चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों पर हम लोग बात कर सकें। इससे रिलेटेड देखिए, एक चीज़ टॉपिक का जिक्र हुआ है, चीन, मलेशिया, तुर्की अब तुर्कियों के साथ मिलकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के ब्लैक लिस्ट से होने से बचा चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में नियम है, जिसे आप लोग ये भी कर सकते हैं, जिसमें इसके 3 सदस्य किसी मुद्दे पर अगर समर्थन करते हैं, ब्लॉक कर देते तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, अर्थात ब्लैक लिस्ट में वो नहीं जाएगा। तो 3 देशों ने इसे ग्रे लिस्ट की श्रेणी में बाहर ब्लैक लिस्ट में आने से रोक दिया, समर्थन कर दिया कि नहीं, अभी इस पर और भी समय देना चाहिए। इनकी जो मांगे हैं, जो लिस्ट दिया गया है इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क के द्वारा पाकिस्तान को पूर्ति करने के लिए, तो उसे समय और देनी चाहिए। और इसके विरुद्ध में चीन, मलेशिया और तुर्की जो 3 देश हैं समर्थन करते हैं, और यह ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है। तो यह ग्रे लिस्ट क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी आतंकवाद जैसे टॉपिक पर चर्चा होगी तो उस लिस्ट का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का
आपका चर्चा होगा। तो आप ये क्या है इसके संदर्भ में हम लोग चीज़ें देख लेते हैं ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल इसे भी बोला जाता है हिंदी में, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। FATF इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके लिए स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के द्वारा किया गया था। और इसका सचिवालय कहाँ है ध्यान रखिएगा, पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन जो OECD का मुख्यालय है वहीं इसका भी मुख्यालय है। तो यह भी संगठन चर्चा में आ जाएगा जब भी FAT की चर्चा होगी। UPSC का यह रवैया होता है या PCS का, उसके मेन पार्ट छोड़कर सब पार्ट से प्रश्न पूछ देता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। हालांकि पहले भी बहुत बार कवर किया गया है न्यूज़ को, आगे आने वाले समय में अगर होगा समय मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि समय की भी बाध्यता रखनी होती है हम लोगों को। तो चलिए, FATF क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए इन अन्य कानून विनियामक परिचालन उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बढ़ावा देना है। अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, जो पहले हाल ही में मैंने चर्चा भी किया आप लोगों को, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। आतंकवादी, किसी प्रकार के आतंक वित्त पोषण को यह रोकता है और खतरों जैसे निपटाना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली जो है उसमें जो आतंकवादी गतिविधियों में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसे रोकना है। अन्य कानूनी विनियामक जैसे उपायों को डेवलप करना इसका मुख्य काम है। देखिए, अब इसका जो है FATF की सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया। तो यह भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 90 का दशक हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं से भरा पड़ा है। तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग को याद रखना चाहिए। उसके बाद 1996, 2001, 2012 में FATF के सिफारिश को संशोधित किया गया और कुछ सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक और अद्यतन रहे और उनका उद्देश्य सार्वभौमिक रहे। तो उसके FATF के उद्देश्यों में संशोधनात्मक परिवर्तन किए गए। 90 में पहली बार आया, 1996 में, 2001 में, 2003 में, 2012 में। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको प्रश्न में या आंसर के राइटिंग में लिखा जा सकता है। किसी भी देश में FATF के ग्रे लिस्ट शामिल होने का अर्थ होता है वह देश आतंकवादी फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय इसी संदर्भ में दिया जाता है कि अनैतिक वर्ग में कार्य किया जा रहा है और अनैतिक वर्ग में आतंकवाद या आतंकवादी घटनाएं सबसे सर्वोत्तम श्रेणी में होता है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को इसमें शामिल किया गया। और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप लोग को अगस्त का वीडियो देख सकते हैं। लिस्ट में जाकर आप लोग देखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, उससे संबंधित क्या कार्य और गतिविधि है, सरकार की क्या मंशा, अंतर्राष्ट्रीय सरकार किस रूप से काम करे, सभी पर चर्चा किया जा चुका है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि आप लोग लिस्ट को जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। सभी मेन टॉपिक वहां कवर किए जा चुके हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, लगभग सभी मेन टॉपिक कवर किए जा चुके हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम ओरिएंट जो मेन टॉपिक है आपको कवर हो चुका है। एक बार उसे बेहतर तरीके से देख लीजिए, उसका की नोट्स बना लीजिए। अगर बार बार आप उसको रिवाइज कीजिए तो आने वाले समय में 1 से 2 महीने में वो चीज़ें याद हो जाएंगी और आप बेहतर स्थिति में होंगे। इस चीज़ को समझिएगा। साथ ही साथ याद रखिए, यहाँ पर किसी भी देश को FATF के ब्लैक लिस्ट शामिल होने का अर्थ होता क्या है? वह देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी और यह स्थिति जिस देश के पास आता है उसका इकोनॉमिकल वह देश ब्लॉक हो जाता है, उसमें बाहरी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है। तो कोई भी देश वहाँ पहले इन्वेस्ट करने से 1000 बार सोचेगा कि उस देश में हमारी कंपनियाँ जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आपको अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, जो उत्तर कोरिया है आपको इस श्रेणी में आता है। तो यह भी ध्यान रखना, उत्तर कोरिया की स्थिति आप देख रहे होंगे, वहाँ पर कितनी गरीबी है, पर चीज़ें और भी वहाँ पर है। तो चीज़ें हम लोग देखेंगे। वर्तमान में देखिएगा FATF के भारत समेत लगभग 37 देश है। तो याद रखिए, कुल 37 देश इसमें और 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल है। और भारत ने 2010 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो आपको ये भी PT फैक्ट के रूप में काम देगा, तो इसे चीज़ याद रखना है। और 2010 के FATF सदस्य भारत है। इसके क्षेत्रीय साझेदारी एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप का भी सदस्य है। जो FAT का क्षेत्रीय सदस्य साझेदार देश है, एशियाई पैसिफिक ग्रुप, यूरेशियन ग्रुप जो है उसका भी भारत सदस्य है। अब देखिए, FATF क्या करती है? 2 सूची जारी करती है जिसके आधार पर किसी देश के
के संदर्भ में, वित्तीय लेन देन के संदर्भ में स्पष्टीकरण होता है, ताकि कोई देश वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सके। उनके जो देश जिस देश में इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या उसके पैसे का उचित उपयोग किया जा रहा है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में, आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में, या मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए क्या उस वित्तीय फंड का उपयोग हो रहा है या नहीं, यह स्पष्ट कर देता है यह लिस्ट। तो जो इस लिस्ट में देश शामिल होते हैं, तो उस देश में उसके द्वारा, मान लीजिए एक्स देश ग्रे लिस्ट में शामिल है या एक्स देश ब्लैक लिस्ट में शामिल है, तो अगर तो कोई वाई देश है तो इसमें इन्वेस्ट करने में बहुत बार सोचेगा क्या मेरे पैसे का उचित उपयोग होगा या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, बारी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है। और एक बात याद रखिए कि जिस देश के पास अर्थ नहीं होता है, वह देश किसी भी सूरत में वह देश ज़्यादा दिन टिका नहीं रहता है। वहाँ पर आंतरिक रूप से गृह युद्ध छिड़ता है और भी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। सभी लोगों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोकतांत्रिक मान्यताएं कहीं न कहीं प्रभावित होती है। ये भी चीज़ें हैं। तो नए रूप से सरकार जो होती है, वर्तमान जो सरकार होती है, दबाव में आएगी और इससे संबंधित कार्य गतिविधि करेगी। देखिए, हर चीज़ को रिलेटेड है। अगर एक चीज़ किया जाएगा तो उसका वाद जरूर होगा, प्रतिवाद जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वाद किया जा रहा है तो उसका प्रतिवाद इसी रूप से होगा। किसी देश को FATF के श्रेणी में लाया जाता है तो उसके भविष्य जो है, उस देश का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उसकी भविष्य है ना, धीरे धीरे वो इसी स्थिति में जाएगा कि वो गरीब हो जाएगा वो देश। और आने वाले समय में जो समस्या, मूल समस्या आतंकवाद जैसी समस्या, उस पर सरकार कहीं न कहीं दबाव में आएगी और उस पर अंकुश लगाएगी। जैसा कि पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जा सकता, उन्हें 30 लिस्ट दिया गया था, जिसमें से 28 लिस्ट उन्होंने मान लिया। पहले नहीं तो आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान नकार दिया करता था, कोई काम नहीं करता था। हालांकि इरफान सरकार जो पिछले वर्ष जो गत सरकार थी पाकिस्तान में, उसने इस संदर्भ में कुछ काम किया था, पर और काम करता तो विश्व में उसकी अलग ही छाप बनती और जो चीज़ें हैं आतंकवाद के संदर्भ में स्पष्ट होती, बेहतर कार्य होते। तो ग्रे लिस्ट आप लोग देखिए क्या है। तो जिन देशों में टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थन के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है। अर्थात सुरक्षित स्थल है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जाती है। इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में होता है, कार्य करता है। उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर ब्लैक लिस्ट में वो शामिल हो जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। उस देश की आर्थिक स्थिति, कोई भी देश वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर, वित्तीय इन्वेस्टमेंट को लेकर लाखों हजारों बार सोचेगी। याद रखिए, मार्च 2022 तक FATF पे बढ़ी हुई निगरानी सूची में 23 देश शामिल है। ध्यान रखिएगा, मार्च 2022 का डाटा यह है कि जिसमें 23 देश अभी तक इस ग्रे लिस्ट में है, जिसमें पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की या तुर्कीये, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा, यमन आदि देश शामिल है। तो बहुत से महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल है। साथ ही साथ ब्लैक लिस्ट क्या होता है यह भी आप लोग जान लीजिए। ये असहयोगी देश या क्षेत्रों, नॉन कॉम्परेटिव कंट्रीज है या टेरिटरी, उसी के रूप में इसे जानने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। स्पष्ट रूप से जब यह जाहिर हो जाएगा तो उसे ब्लैक लिस्ट में इसे शामिल कर लिया जाता है। इस सूची में देशों शामिल करने या हटाने के लिए FATF के लिए नियमित रूप से संशोधित करता है। और वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे उत्तर कोरिया भी कहा जाता है, इसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको ग्रे लिस्ट में टोटल 23 देश हैं और ब्लैक लिस्ट में 2 देश हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा और आने वाले समय में PT ओरिएंट, एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोग की ये चीज़ें उपयोगी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेख से संबंधित भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और भी चीज़ें जो होंगी हम लोग समय के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के न्यूज़ में देखिए नीचे कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों को मैं कैसे बोला था कि आज के पेपर में क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट समझाता और क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लगभग नहीं भी होगा, टोटल न्यूज़ कितना आज दिया होगा, लगभग ऐसा न्यूज़ होगा कि 50-60 न्यूज़ महत्वपूर्ण आपको नज़र आते होंगे। 50 से 60 न्यूज़ जो
आपको कवर करने चाहिए। पर एग्ज़ाम ओरिएंट यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर, पीसीएस एस्पिरेंट के तौर पर मात्र 3 न्यूज़ है जो आपको एग्ज़ाम में काम देगा। यही मैं आप लोगों को बताता हूँ, यही समझाता हूँ और इसी के लिए मैं आप लोग को तैयार कर रहा हूँ। क्या बुक में पढ़ना है, न्यूज़ में क्या पढ़ना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्या नहीं पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसमें महारत हासिल कर लीजिएगा। कुछ समय के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। कमेंट आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए लोगों के साथ। जितने भी ग्रुप है, जितने भी सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, आप लोग रेकमेंड कर सकते हैं। अगर प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम 10 स्टूडेंट को भी शेयर करता है तो आज हम चैनल कुछ ही दिनों में 10,000 की श्रेणी में आ जाएंगे और बहुत ही बेहतर और भी हम लोग काम कर सकेंगे। तो आप लोग ज़रूर कोऑपरेट कीजिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है तो इसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप या बूंद बूंद करके आप लोग कर सकते हैं, और आपके सहयोग के बिना यह कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे कोर स्टूडेंट है वो ज़रूर करिए, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से होता है कि आपका क्या डिमांड है, उसके अनुसार हम लोग को क्या देना है, उस पर और भी काम किया जा सकता है और बेहतर रूप से हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्यूरी आ रहा है आप लोगों को की नोट्स बनाने में, तो वीडियो ज़रूर बनाओ, उसे देख लीजिएगा। उसके एवज में कुछ इशू हो रहा है तो मैं लास्ट सितंबर महीने में आप लोग से इंटरेक्ट करूँगा लाइव क्लास में, ताकि आप लोगों से लाइव बात किया जा सके, आपके समस्याओं को समझाया जा सके और उन चीज़ों को कवर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ों पर आप लोग समझ गए होंगे। और कल चलिए फिर कल हम मिलते हैं नए एक न्यूज़ एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।